हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैथ्स। हम लोग एसएससी सीजीएल में इंग्लिश का प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं और ये प्रीवियस पेपर नंबर आज हो गया 36। 35 पेपर हम लोग ऑलरेडी लगा चुके हैं और आज कर लेंगे 36। तो इसका मतलब हुआ कि हम 12 दिसंबर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, देखो ये 5:15 से 6:15 PM का पेपर है। ठीक, इसका मतलब हुआ कि हम 12 दिसंबर के चारों पेपर कर चुके हैं। अब हमारे पास एक और बचा है 13 दिसंबर का। 13 दिसंबर के बाद हमारा काम सीजीएल से ख़त्म हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, इसमें सेगमेंटेड लेके चलेंगे। जैसे इसमें जितने भी एडियम्स आए हैं, जितने एंटोनियम आए हैं, जितने सिनोनियम आए हैं, जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जितने भी रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन हैं, जो एरर के क्वेश्चन हैं, जो इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो एडवर्ब वगैरह के क्वेश्चन हैं, एक सेगमेंट इकट्ठा करूंगा और वो सेगमेंट पूरा का पूरा फिर आपको दे दूंगा। पहले मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, फिर उसको आप डिस्कस कर लीजिएगा। तो ये एक जगह इकट्ठा मिल जाएगा तो पता लग जाएगा कि हमें एरर कहाँ से पूछी जा रही है, इंप्रूवमेंट कैसे पूछे जा रहे हैं, एडियम वगैरह कैसे पूछे जा रहे हैं, स्पेलिंग कैसे पूछी जा रही है। ठीक है, तो मैं आपको एक जगह इकट्ठा करके उस तरह से दे दूँगा। फिर शुरू होगा हमारा कार्यक्रम किसका, CHSL का। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। और जिनको CHSL देना है वो भी तैयार रहें, उनके लिए भी मटेरियल तैयार हो चुका है। बस ये ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद 4 वीडियो और बचेंगे, 4 ख़त्म करके फिर स्टार्ट कर देंगे CHSL पर। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। और आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्या करना है बच्चा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। किसका, हैविंग फीलिंग ऑफ गिल्ट। हैविंग फीलिंग ऑफ गिल्ट मतलब आपको गिल्ट फीलिंग आ रही है, मतलब आपको क्या हो रहा है कि मतलब अपराध बोध हो रहा है, हमने गलती कर दी, इस तरह की कोई फीलिंग आ रही होगी। तो क्या कहते हैं उसको, चारों वर्ड देखो। रिफल्जेंस एक वर्ड होता है, रिफल्जेंस। रिफल्जेंस का मतलब जानते हो क्या होता है, ये होता है ग्लो, साइन, चमक, जो चेहरे वगैरह पे चमक पाई जाती है ना, वो जो ग्लो होता है वो हम लोगों की तरह नहीं काला काला दिखाई देता है। ठीक है, तो जिस चेहरे पर ग्लो साइन होती है, ऐसे मतलब कहीं भी ग्लो या साइन दिखाई दे, खासतौर से चेहरे की ग्लो के लिए लगता है रिफल्जेंस। ठीक है, तो ये तो मतलब कहीं गिल्ट फीलिंग तो नहीं आ रही है। रिमोर्स, रिमोर्स का मतलब क्या होता है, पछतावा। हाँ, पछतावा हो रहा है तो इसका मतलब गिल्ट फीलिंग आ रही है कहीं से कि मतलब ये फीलिंग मैंने गलत किया, ये रिमोर्स हो जाता है। रिपग्नेंस, रिपग्नेंस का मतलब क्या होता है, रिपग्नेंस एक तरह की हेटफुल फीलिंग होती है, हेट होता है, वो रिपग्नेंस हो जाता है। ठीक है, घिन आए किसी चीज़ से, वो गंदी लगे कोई चीज़ से, हेट होती है। और रेस्टिट्यूशन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेस्टिट्यूशन। क्या होता है रेस्टिट्यूशन, रेस्टिट्यूशन होता है ना, जैसे कोई चीज़ आपके हाथ से निकल गई है तो उसको फिर से आप रिट्राइव कर लेते हैं। क्या करते हैं, रिट्राइव कर लेते हैं किसी चीज़ को, या रिट्राइवल कहते हैं इसको ना, मतलब फिर से पुनर्स्थापना हो जाती है उसकी। जैसे कोई सस्पेंड हो गया है, ठीक, सस्पेंड हो गया है, फिर से बहाल कर दिया जाए तो उसको रिट्राइवल कहते हैं या रेस्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, बहाली नहीं, पुनर्बहाली, फिर से किसी को बहाल कर दिया जाए सस्पेंड होने के बाद, तो वो कहा जाता है। 4 वर्ड आपको मिल गए। आंसर, आपका आंसर वर्ड कौन सा है, रिमोर्स है। बढ़ें आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 ये लो मिल गया, अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। लगाओ, द एब्सेंस ऑफ। ठीक, द एब्सेंस ऑफ, अब आगे क्या दिया, किस चीज की एब्सेंस, द एब्सेंस ऑफ डेटा ऑन द माइग्रेंट वर्कर्स वाज। माइग्रेंट वर्कर्स मतलब जो प्रवासी वर्कर होते हैं, उनका जो डेटा है उसके उस डेटा की कमी है, अभाव है। तो माइग्रेंट वर्कर के जो डेटा का अभाव है, डेटा की कमी है, वाज। आगे लिखा है फार्मुलेटिंग इफेक्टिव पॉलिसी। फार्मुलेटिंग इफेक्टिव पॉलिसी का मतलब क्या होगा, कोई पॉलिसी जो इफेक्टिव पॉलिसी डिसीजन नहीं ले पाते हैं, ऐसे में क्या इफेक्टिव पॉलिसी फार्मुलेट करे, ऐसा कोई डिसीजन हो नहीं पाता। एंड लगा दिया तो कहीं कनेक्ट करोगे। आगे लिखा है प्रिवेंटिंग द गवर्नमेंट फ्रॉम। प्रिवेंटिंग द गवर्नमेंट मतलब क्या होता है, ये गवर्नमेंट को रोकती है, मतलब वो गवर्नमेंट के वो काम करने नहीं देती है। फ्रॉम तो यही आ जाएगा, फार्मुलेटिंग इफेक्टिव पॉलिसी। आगे लिखा है स्ट्रेटजीज फॉर द वेलफेयर ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स। तो स्ट्रेटजी मतलब क्या हुआ, एक डिसीजन बनाना, एक स्ट्रेटजी बनाना, किसके लिए, वेलफेयर ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, जो प्रवासी वर्कर हैं उनके भलाई के लिए कोई स्ट्रेटजी बनाना। तो ये है आपका मतलब जम्बल्ड में आपका सेंटेंस। ठीक है, जम्बल्ड में ये सेंटेंस है, तो इसके लिए आप सही लगाएंगे क्या बताइए।
तो सबसे पहले तो पी ही होना चाहिए, एब्सेंस ऑफ डेटा। ठीक, पहला तो यही आ रहा है ना, एब्सेंस ऑफ डेटा, और उसमें दिक्कतें हो रही हैं, कुछ दिक्कतें आ रही हैं डेटा की वजह से। तो द एब्सेंस ऑफ डेटा ऑन माइग्रेंट वर्कर्स, ठीक है ना। तो जो माइग्रेंट वर्कर्स पे डेटा का अभाव है वो क्या कर रहा होगा, तो ये कुछ काम कर रहा होगा। तो अब इसके पास आपको, इसके बाद आपको क्या लगा लेना चाहिए बताइए। वाज के बाद वाज फॉर्मुलेटिंग या वाज प्रिवेंटिंग। तो एब्सेंस ऑफ डेटा प्रिवेंट कर रहा है इफेक्टिव पॉलिसी को, नहीं, क्या कर रहा है वो, फार्मुलेट कर रहा है या प्रिवेंट कर रहा है। तो अब ये किसी चीज़ का अभाव क्या करेगा, हमको कोई काम करने से रोकेगा, हमको दिक्कत पैदा करेगा। तो क्या करो, अब लगा दो, इसके बाद आर लगा दो। तो वो हमको क्या कर रहा है, रोक रहा है, ये लगा दिया ना। प्रिवेंटिंग द गवर्नमेंट किससे रोक रहा है, फ्रॉम का मतलब क्या हुआ, फ्रॉम कोई काम करने से रोकेगा। क्या काम करने से रोकेगा, वो सारा काम कहाँ दिया है, क्यू में दिया हुआ है। ठीक, तो अब क्या हुआ, हमारे पास पी पहले हो गया, पी के बाद हमारा आर हो गया, आर के बाद क्या लगा दिया, क्यू लगा दिया, पी आर क्यू लगा दिया। सरकार को प्रिवेंट कर रहा है कैसे, फ्रॉम फार्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव इफेक्टिव पॉलिसी डिसीजन एंड। अब यहाँ हो गया ना, डिसीजन लेने में और एंड के बाद क्या लिखा, स्ट्रेटेजी बनाने में। इफेक्टिव मतलब कोई डिसीजन लेने में और कोई स्ट्रेटेजी बनाने में। तो इस एंड के बाद क्या कनेक्ट हो रहा है, एस कनेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे एस लगा दिया, तो पी आर क्यू एस, पी आर क्यू एस, ये वाला मिल गया आपको। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं तो एक बार इसको और पढ़ लेना, एक बार और पढ़ लेना, दो बार पढ़ना, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना है। किसका, अ पर्सन हु क्रिटिसाइजेज ट्रेडिशनल बिलीफ और कस्टम्स। ट्रेडिशनल बिलीफ और कस्टम मतलब जो रीति रिवाज परंपराओं से चले आ रहे हैं, 10 साल से, 20 साल से, या सदियों से, हजारों साल से जो हमारी परंपरा, जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं, जो व्यक्ति उनकी आलोचना करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट का मतलब होता है जो परंपराओं को नहीं मानता। आपने पढ़ा होगा मूर्ति भंजक, जो मूर्तियों को तोड़ता है। तो ठीक है, मूर्तियों को तोड़ने वाले को भी आइकोनोक्लास्ट कहते हैं, और जो परंपराओं को तोड़ता है, रीति रिवाजों को तोड़ता है, उसको भी आइकोनोक्लास्ट कहते हैं। क्लियर, चलो अच्छा। हेरेटिक का मतलब क्या होता है, हेरेटिक का मतलब होता है विधर्मी। विधर्मी समझ रहे हैं आप, किसको कहें विधर्मी, जो अपना धर्म छोड़ देता है, अपने धर्म की मान्यताओं को नहीं मानता है, उसको विधर्मी कहते हैं। एब्सकॉन्डर कौन होता है, एब्सकॉन्ड का मतलब होता है कैद से भाग निकलना। ठीक है ना, कौन हो गया, कैद से फरार, जो कैद से फरार हो जाता है, अरेस्ट से भाग जाता है, उसको कहते हैं एब्सकॉन्डर। अपोस्टल का मतलब क्या होता है, एंजल। क्या होता है, एंजल। एंजल का मतलब क्या हुआ, देवदूत। जो देवदूत लोग होते हैं उनको अपोस्टल कहा जाता है। 4 वर्ड की मीनिंग समझ गए, ठीक, समझ गए। अब जो आज का आंसर है वो क्या था, आइकोनोक्लास्ट था। बाकी जो वर्ड है वो फिर किसी तरह आंसर बनेंगे, कभी न कभी काम आएंगे ये। ठीक है, तो आगे चलो क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में खाली जगह है। आई फेल्ट डैश इलेटेड एट द न्यूज। इलेटेड का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले तो ये लिख लो, बहुत ही खुश। आई फेल्ट डैश इलेटेड एट द न्यूज मतलब इस न्यूज़ पर मैं खुश था। तो कैसा खुश था, स्ट्रेंजली इलेटेड। हाँ, स्ट्रेंजली इलेटेड मतलब क्या हो जाएगा, अगर स्ट्रेंजली लगा देते हो इलेटेड के पहले तो इसका मतलब हो जाएगा एक्सट्रीमली हैप्पी। तो बहुत ज़्यादा खुश हैं, खुश के लिए तो फिर ये लगा दो। अब ये स्ट्रेंजली का मतलब अपरिचित नहीं, अपरिचित खुश था नहीं, अपरिचित खुश नहीं होता। स्ट्रेंजली इलेटेड मतलब एक्सट्रीमली हैप्पी। ठीक, अब आ गया जो आगे वाले वर्ड्स में देख लेते हैं, समझ लेते हैं उनको भी। अब चलिए बाकी वर्ड्स का मतलब समझते हैं। स्ट्रेंजली का तो समझ लिया। कस्टमरली का मतलब क्या होता है, कस्टमर, कस्टम से बना हुआ है, कस्टम मतलब जो रीति रिवाज से चला आ रहा है, मतलब क्या हुआ, सामान्य हो जाएगा। टिपिकली, टिपिकली का मतलब क्या होगा, एकदम से जेन्युइनली जो होता है। टिपिकली मतलब तरह से कहते हैं पारंपरिक रूप से। ठीक है, और कॉमनली का मतलब जनरल सेंस में आ जाएगा। तो खुशी के लिए आप क्या लगाओगे, पर वही स्ट्रेंजली यूज करो। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेंजली इलेटेड में हो जाएगा एक्सट्रीमली इलेटेड, हद से ज़्यादा खुश, ये सेंस आना चाहिए था। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 में हमको क्या करना है, ये है ग्रामेटिकल एरर। ठीक है, चलिए सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ते हैं। लिखा है द स्टूडेंट्स यूजुअली आस्क्स फॉर अ बोनस टाइम ऑफ 30 मिनट्स फॉर कंप्लीटिंग देयर प्रोजेक्ट्स। ठीक,
तो द स्टूडेंट्स कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। आस्क्स क्या लग गई, सिंगुलर वर्ब लग गई। देखो जब हम लोग नाउन में एस लगाते हैं, जब नाउन में एस लगाते हैं तो क्या बन जाता है, वो बन जाता है प्लूरल। और जब हम लोग वर्ब में एस लगाते हैं तो क्या बन जाती है, सिंगुलर। इस लिहाज से देखा जाए तो ये सगाई नहीं चलेगी, है ना, क्योंकि लगन बैठ नहीं रही है, ये सगाई टूट जाएगी। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, क्या करना पड़ेगा, सिंगुलर वर्ब को भी प्लूरल करना पड़ेगा। तो एरर फिलहाल यही है। मैं इसको क्लियर करके दिखाता हूँ। द स्टूडेंट्स क्या है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, ये आस्क्स क्या हो गए, सिंगुलर वर्ब। तो आस्क्स की जगह पे क्या करना पड़ेगा, आस्क करना पड़ेगा, इसका एस हटाना पड़ेगा। ये रही आपकी एरर और ये रहा आपका आंसर नंबर 2। ठीक, बढ़े आगे। तो आ जाओ अब क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, ये लिखा है वार्न ऑन। ठीक है, अब बताओ भैया इसमें कुछ गलती, क्या अंडरलाइन दिया हुआ है तो इसका मतलब इम्प्रूवमेंट करके बताओ इसकी जगह पर क्या होना चाहिए अगर वो गलत है तो। और गलती है क्योंकि यहाँ पर नो सब्स्टिट्यूशन दिया नहीं है, तो गलती तो है, मतलब आन गलती ही है। चलो उसकी जगह पर क्या होना चाहिए, आ जाओ बताओ भाई। ठीक है, ये रहा आपका आंसर, मैंने क्लियर कर दिया। तो द स्टूडेंट्स वर वार्नड डैश कमिंग लेट टू स्कूल, देर से आने के लिए उनको डांट पड़ी। तो वार्नड एट कमिंग लेट नहीं, वार्नड विद कमिंग लेट, वार्नड इन कमिंग लेट नहीं, वार्नड ऑन है ही नहीं, वार्नड अगेंस्ट कमिंग लेट। देर से आते थे तो हमेशा जिस बात के लिए डांट पड़ेगी, जिस गलती के लिए डांट पड़ेगी या चेतावनी दी जाएगी, उसमें वार्न के साथ अगेंस्ट लगाया जाता है। तो आंसर कौन सा होगा, 4 वाला होगा। आगे आ जाओ 7 पे। ठीक है, तो ये रहा 7 आपका। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, बताओ किसकी स्पेलिंग गलत है। तो स्पेलिंग एक्सटर्नल की गलत है। ठीक है, क्योंकि मस्क की सही है। मस्क मतलब जानते हो क्या होता है, मस्क मतलब होता है कस्तूरी, जो हिरन की नाभि में पाई जाती है। एंजल, एंजल मतलब देवदूत होता है। डिसाइड, ये भी सही है अपनी जगह पे। एक्सटर्नल की स्पेलिंग क्या होगी, EXTERNAL। तो ये टी के बाद जो ई लगा हुआ है यही यहाँ पर गड़बड़ हो गया था। बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है हमको, एंटोनीम। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या करना है, एप्रोप्रिएट एंटोनीम बताना है। एंटोनीम किसका बताना है, ये जो अंडरलाइन किया हुआ है, परपेट्रेटली। तो परपेट्रेटली का क्या मतलब होता है भाई, परपेट्रेटली का मतलब होता है ना कथित रूप से, मतलब सोकॉल्ड, कथित रूप से। यहाँ लिखा है द सिंगर कंप्लेन्ड टू द पुलिस। सिंगर है कोई, उसने पुलिस से कंप्लेंट की कि सी वाज परपेट्रेटली अटैक्ड। परपेट्रेटली अटैक मतलब सोकॉल्ड रूप से उसके ऊपर अटैक किया गया था बैक स्टेज, इमीडिएटली आफ्टर द कंसर्ट, जब उसने अपना कंसर्ट पूरा किया उसके तुरंत बाद। ठीक है ना, इसका अब यहाँ परपेट्रेटली का मतलब क्या हुआ, परपेट्रेटली का मतलब होगा कथित तौर पर। कथित तौर पर का मतलब क्या हुआ, पॉसिबल, मतलब उसको चोट वोट नहीं लगी, घायल नहीं हुई, किसी ने उसको बताया होगा कि आपके ऊपर अटैक हुआ था, तो मतलब क्या हुआ, परपेट्रेटली। यहाँ मतलब क्या हुआ कि पॉसिबल है कि उसके ऊपर अटैक किया गया था। ठीक है, सीवियरली का मतलब बहुत बुरी तरह से हो जाएगा यहाँ पे। इम्पॉसिबली, अब ये पॉसिबली अगर हम परपेट्रेटली को पॉसिबली मान लेते हैं तो इम्पॉसिबली इसका एंटोनियम हो जाएगा। ड्रामेटिकली मतलब बहुत नाटकीय ढंग से, ये लगेगा नहीं। मैलिसियसली मतलब क्या होगा, ईर्ष्या के, कोई मतलब कोई इलविल के इफेक्ट में आकर, कोई बुरी फीलिंग के चलते उसके ऊपर अटैक किया, तब तो ये साइनोनिम में आ जाएगा ना। वो अटैक का सिमिलर, परपेट्रेटली अटैक किया था किसी ने, मतलब मैलिसली किया था, तो सिमिलर हो जाएगा। ड्रामेटिकली भी सिमिलर के सेंस में आ जाएगा, ये भी सिमिलर में आ जाएगा, ये भी सिमिलर में आ जाएगा। वो अटैक की विशेषता बता रहा है, जबकि इसका अपोजिट जाना है हमको। अपोजिट जाना होगा तो क्या लगाओगे, यही एक वर्ड बता रहा है जो उसके अपोजिट में जा रहा है, वरना सारे के सारे साइनोनियम में सपोर्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है, एक इडियम दिया हुआ है, ये लिखा है इडियम, इसकी मीनिंग बताओ। अंडरलाइन किया हुआ है, लिखा इन ब्लैक एंड व्हाइट। इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब क्या हुआ, लेट्स नो व्हाट यू थिंक। चलो देखते हैं कि आप क्या सोच रहे हो उसको। इन ब्लैक एंड व्हाइट, इन ब्लैक एंड व्हाइट मतलब क्या हुआ, लिख कर, लिखित में। ठीक, लिखित, लिखित के लिए क्या लगाओगे, इन राइटिंग, लिखित में दो। ठीक है, चलो आओ आप क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 पैसिव फॉर्म बतानी है। किसकी पैसिव, ही ड्रैंक अ लॉट ऑफ कॉफ़ी।
ठीक है, बिफोर द मैराथन ये बाद में रहेगा, उसका मतलब नहीं। ही क्या हुआ, सब्जेक्ट हो गया, ड्रैंक हो गया, अ लॉट ऑफ कॉफ़ी हो गया। तो अ लॉट ऑफ कॉफ़ी पहले कर लेना, ड्रैंक यहाँ कर लेना, बाई हिम इधर कर लेना। और ड्रैंक क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब क्या हुआ, वाज, और ड्रैंक की क्या हो गई, थर्ड फॉर्म, वाज ड्रंक। तो सबसे पहले तो वाज ड्रंक ही देख लो, अ लॉट ऑफ कॉफ़ी को सब्जेक्ट बनाना और वाज ड्रंक। अ लॉट ऑफ कॉफ़ी सब में है, ये वाज ड्रंक लिखा है, वाज ड्रंकन, ड्रंकन नहीं होता, हैड बीन नहीं होगा, इज नहीं होगा, पहला ऑप्शन। ठीक, सही समझ में आ रहा है ना टेक्निक, ये हो गया पहला ऑप्शन। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, ये एरर बता रहा है, ग्रामेटिकल एरर बताओ। वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस, ठीक है, वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस, यहाँ तक तो ठीक है। ही फेस्ड ड्यूरिंग हिज अंडर ग्रेजुएट डेज वर द शॉर्टेज ऑफ मनी। ये वर शॉर्टेज ऑफ द मनी किसके लिए लगा, वन ऑफ द चैलेंजेस के लिए लगा है, ठीक है ना। वन ऑफ जब लगाओगे, वन ऑफ द मेजर चैलेंज, जब हम याद करो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एक वीडियो है, मतलब शायद दो या तीन वीडियो होंगे, सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। तो मैंने लिख रखा है सब्जेक्ट एंड वर्ब कंकॉर्ड या सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट, ऐसे लिखा होगा, ठीक है। तो ये आप देख लो वीडियो, और उसमें सारी कहानी मिल जाएगी। सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड में क्या कहा गया है कि वन ऑफ हो, ईच ऑफ, वन ऑफ, ईच ऑफ, एनी ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ये सब कुछ लगा हो, तो उसके लिए हम वर्ब क्या यूज करते हैं, वर्ब सिंगुलर यूज करते हैं, ठीक है, बात समझ गए। तो इसके लिए हम वर्ब सिंगुलर लगाएंगे। वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस में हम वर्ब किसके लिए लगाएंगे, वन ऑफ के लिए। तो ये वर्ब जो है उसकी जगह पे क्या आ जाएगी, वाज। तो ये रहा वर्ब, ये गलती हो गई। आपका आंसर कौन सा हुआ, थर्ड वाला हुआ, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कर रहे हैं, ये आपको पैसिव वॉइस बतानी है किसकी, दे फ्लू अ काइट इन द इवनिंग। दे का क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया, क्लियर करता हूँ। दे हो गया आपका सब्जेक्ट, फ्लू क्या हो गई, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, अ काइट पतंग उड़ा रहे थे, ऑब्जेक्ट हो गया। इसको इधर करो, इसको इधर करो, और फ्लू की क्या लगाओगे, वाज, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, थर्ड फॉर्म में फ्लोन होगा। पास्ट इंडिफिनिट के भर भर के पैसिव वॉइस पूछते हैं भाई। वाज फ्लोन, ढूंढो पहले वाज फ्लोन कहाँ होगा, वाज फ्लोन, ये वाज बीइंग फ्लोन गलत हो गया। यहाँ क्या लिखा है, हैव बीन फ्लोन, पतंग हैव बीन फ्लोन कहाँ से आ जाएगी, काइट वाज फ्लोन, यहीं पे हमको दिख रहा है, यहाँ हैज बीन है, होगा ही नहीं, तो काइट वाज फ्लोन, एक ही ऑप्शन बचा, ठीक। आगे बढ़ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 पे क्या करना है आपको, रेड टैप, एडीएम है एक एडीएम, उसका रेड टैप का मतलब बताओ। रेड टैप का मतलब क्या होता है, हिंदी में कहते हैं लाल फीता शाही। लाल फीता शाही मतलब ये होगा कि कुछ हद से ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक एटिकेट्स आ जाते हैं, या फॉर्मेलिटी, ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ से साइन का। एक बार किसी दिन और आया था, मैंने आप लोगों को समझाया था शायद, कि एक मतलब छोटा सा काम है, उसको उनसे साइन करा लाओ, उनसे साइन करा लाओ, वहाँ चले जाओ, उस फ्लोर पे आ जाओ, उस डिपार्टमेंट चले जाओ, मतलब 50 आदमियों की साइन करवा के ले आओ। तब जब पता लगा तब तक जो काम होना था वो बीत गया, टाइम ही निकल गया। तो इसको कहते हैं रेड टैपिज्म, लाल फीता शाही, टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी। अब चलो आ जाओ, कैच समवन एट द मोमेंट दे आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, बिल्कुल नहीं। ऑफिशियल रूल्स एंड ब्यूरोक्रेसी दैट मेक अ डिफिकल्ट टू डू समथिंग, ये हो सकता है। यहाँ देख लो, समथिंग इम्पोर्टेंट टू टेक अटेंशन, बिल्कुल नहीं है। हैव अ नेगेटिव अमाउंट ऑफ ब्लैक मनी, ये भी नहीं होगा, तो क्या होगा, दूसरा वाला हो जाए। आ जाओ 14वें पे, मतलब क्वेश्चन नंबर 14। 14 में क्या करें, एंटोनिम ऑफ अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन किसको किया गया, ये लिखा है एंट्रेंच्ड, ठीक है ना। 14 नंबर पे सोशल इकोनॉमिक्स। सोशल इकोनॉमिक्स इज अ मेटा डिसिप्लिन इन विच इकोनॉमिक्स इज एंट्रेंच्ड इन सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल बिहेवियर। तो एंट्रेंच्ड का मतलब क्या हो गया, डीपली रूटेड, ठीक है ना। इन्होंने क्या कहा कि इकोनॉमिक्स क्या होगा, एंट्रेंच्ड। एंट्रेंच्ड का मतलब क्या हुआ, बहुत ही डीपली रूटेड, डीपली रूटेड, जो बहुत गहराई से हमारी जड़ों में जमी हुई है, डीपली रूटेड। अब डीपली रूटेड होने का मतलब हुआ कि बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। जो डीपली रूटेड होगा, लंबे समय से आएगा तभी तो डीपली रूटेड होगा। इसका एंटोनिम बताना होगा तो ट्रांसिएंट। ट्रांसिएंट का मतलब क्षणिक होता है, कुछ पल के लिए होता है। एक दिन और इसको डिटेल में बताया था, ट्रांसिएंट होगा, शॉर्ट लिव्ड होगा, टेम्पोरेरी होगा, ठीक है,
तो ये सारे ट्रांसिएंट होता है, मोमेंटरी होता है। तो इसका अपोजिट ट्रांसिएंट तो हो सकता है। डीपली रूटेड मतलब बहुत लंबे समय से चला रहा है, ट्रांसिएंट मतलब पल भर के लिए हो सकता है। स्टार्टलिंग चौंकाने वाला होगा नहीं। अवर्टेड मतलब हम जिसको अवर्ट करते हैं, अवर्ट का मतलब जिसको अवॉइड करते हैं, जिससे बच निकलने की कोशिश करते हैं। इंटरेस्टेड मतलब पूरी तरह से जांचा परखा होगा, तो ये तो ऑप्शन में आ नहीं रहे हैं। तो एंट्रेंच्ड का मतलब डीपली रूटेड, और डीपली रूटेड के लिए हम क्या कहेंगे, वो लंबे समय से चला रहा होगा, इसलिए ट्रांसिएंट उसका एंटोनिम हो जाएगा। आ जाओ 16 नंबर पे भाई, ठीक है। तो 16 नंबर क्वेश्चन नंबर 16 नहीं 15 होना चाहिए। 15 पे आ जाओ। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताओ, किसकी स्पेलिंग गलत है। तो पहला दिया है सबसिस्टेंस, इसी की गलत दे दी है। सबसिस्टेंस में क्या होगा, सब सिस TEN, यही बहक गई थी, TEN होना चाहिए। 16 में क्या करना है, आपको डायरेक्ट फॉर्म में जाना है। इनडायरेक्ट दिया हुआ है मीना सेड, तो मीना सेड हो जाएगा। इन्वर्टेड कामा लगाओगे यहाँ पे। हर पेरेंट्स में, हर पेरेंट्स किसके होंगे, मीना के पेरेंट्स होंगे, तो हर की जगह क्या लगा दोगे, माई लगा दो। वर का क्या हो गया, आर, तो माई पेरेंट्स आर, तो मीना सेड चारों में लिखा हो माई पेरेंट्स आर गेटिंग डाइवोर्स्ड, ये हो गया। बड़ी बुरी बात है, पेरेंट्स आर गेटिंग डाइवोर्स्ड। अच्छा, यहाँ वर नहीं लगेगा, वर का आर हो जाएगा। बिल भी कहाँ से आ जाएगा, गेट, अरे हो गया कहानी यार, एक ही काम में। ठीक है, तो आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 में। तो 17 में क्या कह रहे हैं, अंडरलाइन वर्ड का साइनोनिम बताओ। गाइल है। गाइल का मतलब क्या होता है, छल। छल का मतलब क्या हो गया, धोखा। छल करेगा धोखा देगा, तो धोखे के लिए कोई वर्ड ले आओ। धोखे के लिए क्या होगा, डिसीट, धोखा, डिसीट, बिट्रे, कजोल। ठीक है, तो ये सारे वर्ड आ जाते हैं। मोरालिटी मतलब नैतिकता, ये होगा नहीं। प्राइड मतलब गर्व होगा। ग्रीड मतलब लालच होगा, ये सब नहीं होगा। डिसीट होगा। डिसीट मतलब क्या होता है, धोखा होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या करना है, खाली जगह भरना है। दिया है आइदर ही इज मैड और फेन्स डैश। तो फेन का मतलब क्या होता है, बहाना करना। बहाना कौन वाला बहाना, अरे जैसे कभी कभी लोग होते नहीं कि मतलब बीमार नहीं है, बीमार होने का बहाना करते हैं, तो वही होता है। बीमार नहीं है, बीमार होने का बहाना कर रहे हैं, या इसी को हम कहते हैं प्रिटेंड। प्रिटेंड का मतलब कुछ इस तरह से दिखावा कर रहे हैं, प्रिटेंड करना। तो या तो वो मैड है, फिर या तो मैड होने का दिखावा कर रहा है। तो क्या लगाओगे, मैडनेस लगाओगे, और क्या लगाओगे, या तो मैड है या मैडनेस का दिखावा कर, या तो सच में पागल है, या तो पागल होने का दिखावा कर रहा है, तो यही मैडनेस लगाओगे। फिर आ जाओ 19 नंबर पे। तो 19 में क्या होगा, देखो 19 में आपको करना, इतना लंबा चौड़ा अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें बता रहे हैं कि इसी के लिए एक वर्ड यूज कर दो। तो एक वर्ड इसके लिए क्या यूज करोगे, पहले पढ़ना तो पड़ेगा ना, बिना पढ़े कैसे होगा। अरे यार क्लियर हो जाओ, ठीक है। लिखा है कि सीता सीम्स नॉट टू बी अफेक्टेड बाय प्लेजर और पेन, मतलब क्या वो खुशी हो तो भी वैसे, दुख है तब भी वैसे, एक ही जैसे है बंदा, ठीक है। सुख दुख में एक जैसा। तो इसको क्या कहते हैं, वो लोग स्टोइक कहते हैं, ठीक। जो सुख में दुख में एक जैसा बिहेवियर करता है, ना सुख में सुखी ना दुख में दुखी, मतलब सामान्य रहते हैं, वो क्या होते हैं, स्टोइक होते हैं, समभाव रखते हैं सुख के और दुख के साथ। भगवान राम जैसी क्वालिटी होती है। राजा बन रहे हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सुबह वनवास जाना है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों में एक जैसी हाल होती है। तो ये तथागत हो जाते हैं, बुद्ध मतलब बोधिसत्व हो जाते हैं, ठीक है। स्टोइक कहा जाता है उन लोगों को। बस वर्ड याद कर लो, प्रैक्टिकली कोई दुनिया में है नहीं ऐसा व्यक्ति, ठीक है। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 पे, ठीक है। तो 20 में क्या करना है, खाली जगह भरना है। सेंटेंस पढ़ो। योर वर्ड्स सीम्ड मोर लाइक अ डिमांड। आप जो बोल रहे हो, आपके वर्ड्स जो है ना, वो एक डिमांड की तरह लग रहे हैं, रैदर दैन अ डैश रिक्वेस्ट। मतलब आप जो बोल रहे हो, आपके जो वर्ड्स हैं उसमें रिक्वेस्ट कम डिमांड ज़्यादा है। तो रिक्वेस्ट के बदले में कोई वर्ड रिप्लेस करो तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, नहीं ऑर्डर होगा, नहीं कॉम्प्रोमाइज़ होगा, नहीं प्ली होगा, ठीक है। प्ली मतलब क्या होता है, रिक्वेस्ट, ठीक है। तो ये लगेगा आपका चौथा वाला आंसर। आगे बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं। 20 हो गया, तो 21 में क्या करना है, वही पुरानी कहानी फिर से क्या दोहराएं, शुरू कर लेते हैं। चलो पढ़े। बीइंग कंस्टेंट डैश, निरंतर लगातार डैश बने रहना। क्या बने रहना, लिखा रिपीटिंग अ टास्क और एक्शन आर परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी विदाउट अ स्टॉप और इंटरवल। आगे लिखा है, मतलब क्या हुआ इन्होंने कि बीइंग कंस्टेंट डैश
और रिपीटिंग अ टास्क और एक्शन, किसी एक काम को या किसी एक टास्क को बार बार दोहराते रहना, या परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी, कोई एक एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे हैं विदाउट अ स्टॉप और इंटरवल, बीच में बिना रुके हुए लगातार आप चल रहे हैं, तो ऐसे में आपको क्या कहा जाएगा या इस घटना को क्या कहते हैं। इसको आ जाओ आगे करते हैं। आगे लिखा है कि कंसिस्टेंसी कैन नेवर बी अटेन्ड इन अ स्पोरेडिक। स्पोरेडिक मतलब ये बार बार आ रहा है, बहुत बार आया, अभी पिछले वाले में भी आया था। स्पोरेडिक मतलब छिटपुट होता है। छिटपुट का मतलब क्या हुआ? छिटपुट मतलब अब 2 दिन नहा लिए, फिर 5 दिन गैप कर लिए, फिर 1 दिन नहा लिए, फिर अगले दिन चले गए, तो इस तरह से स्पोरेडिक नहाना होता है। हालांकि गर्मी में सब लोग रोज ही नहा रहे होंगे। कुछ लोग स्पोरेडिक होते हैं, जैसे बारिश होती है कभी ना, तो मतलब थोड़ा सा एक मोहल्ले में यहाँ बारिश हो गई, एक तो शहर के उस कोने पे हो गई। कभी कभी जैसे यूपी में बारिश होती है तो पता लगा छोट छोट की बारिश होती है, तो स्पोरेडिक हो जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कंसिस्टेंसी हम नहीं पा सकते हैं। कब नहीं पा सकते हैं? अगर अटेन इन अ स्पोरेडिक या डैश मैनर, तो स्पोरेडिक के जैसा ही कुछ यहाँ पे वर्ड यूज किया जाएगा। स्पोरेडिक या डैश मतलब स्पोरेडिक से मिलता जुलता यहाँ लगाओगे, सिमिलर लगाओगे, सेम नहीं। मैनर से हम कंसिस्टेंसी नहीं पा सकते हैं। आगे आ जाओ। When you perform anything regularly या कंसिस्टेंटली, जब आप किसी काम को रेगुलरली या कंसिस्टेंटली करते हो तो यू विल नॉट ओनली बिल्ड एक्सपर्टाइज, तो आप ना केवल एक्सपर्टाइज बिल्ड करते हो, ना केवल आप कुशलता बिल्ड करते हो इन दैट एरिया में, ना आप बहुत कुशल हो जाते हो, बल्कि यू विल आल्सो गेन अ बेटर डैश, बल्कि आपको वहाँ से बहुत ज़्यादा बेटर डैश चीज़ मिल जाती है। ठीक, आगे लिखा है कि बिकॉज ऑफ द ग्रेटर अमाउंट ऑफ द एफर्ट पुट इन ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एफर्ट, बहुत ज़्यादा मात्रा में एफर्ट, कोशिश, प्रयास इसमें पुट इन की गई है, लगाई गई है, बहुत लंबे समय तक लगाया गया है, इसलिए दिस इन्हांस्ड कम्प्रिहेंशन, तो ये जो बढ़ी हुई कम्प्रिहेंशन होती है, जो बढ़ी हुई समझ होती है, ठीक है, तो दिस इन्हांस्ड कम्प्रिहेंशन इज डैश, तो ये जो बढ़ी हुई कम्प्रिहेंशन होती है वो डैश हो जाती है। एज आ रिजल्ट, इसका नतीजा क्या होता है कि कंसिस्टेंसी इज द डैश, कंसिस्टेंसी इज द डैश मतलब एक ऐसी चीज़ है दैट अलाउज एनीवन टू कंसिस्टेंटली पुट इन एफर्ट। कंसिस्टेंसी क्या है? एक ऐसी चीज़ है जो आपको कंसिस्टेंटली अपने एफर्ट को लगाए रखने के लिए अलाउ करती है, पुट करती है। ठीक है, तो अब हम लोग एक एक करके इसको फिल करते हैं। तो पहला वाले में क्या लगेगा फिलर आपको? बीइंग कंस्टेंट डैश, यहाँ पे आपको लगातार डैश होना, रिपीटिंग अ टास्क और एक्शन, परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी विदाउट ए स्टॉप और इंटरवल। तो पहले में क्या लगाओ? बीइंग अ कंसिस्टेंट इंटेल, या बीइंग अ कंसिस्टेंट एनवेलप्स, या बीइंग कंसिस्टेंट फिगर, या बीइंग कंसिस्टेंट इनिशिएट्स। तो बीइंग कांस्टेंट इनिशिएट्स नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? इंटेल्स होगा। ठीक है ना, बीइंग कांस्टेंट इंटेल। तो इंटेल का मतलब क्या होता है? जब हम किसी चीज़ पर ज़रूरत पड़ने पर जोर देते हैं, तो कंस्टेंट होगा तो उस पर जोर देंगे। ठीक है ना। अब दूसरे वाले फिलर में आ जाओ। तो ये रहा आपका दूसरा वाला। तो दूसरे में क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 22 में। 22 में क्या आ जाओ, यहाँ क्या दिया है? इस इन स्पोरेडिक आर, तो इन्होंने कहा कि कंसिस्टेंसी आप नहीं पा सकते हैं अगर आप स्पोरेडिक या डैश मैनर में काम करते हैं। तो स्पोरेडिक मतलब आप फोकस मैनर में, स्पोरेडिक के साथ फोकस मैच नहीं करेगा, डिसिप्लिन मैच नहीं करेगा, क्योंकि स्पोरेडिक निगेटिव वर्ड हो रहा है। कैजुअल होगा या फिर इंटरमिटेंट होगा। तो इंटरमिटेंट का मतलब क्या होता है? रुक रुक कर होता है। क्या होता है? रुक रुक कर होता है। तो अब स्पोरेडिक के साथ इंटरमिटेंट लगा दोगे तो ज़्यादा सूटेबल आ जाएगा। स्पोरेडिक मतलब छिटपुट छिटपुट, और इंटरमिटेंट मतलब रुक रुक कर, यही होता है। ठीक है, तो सेम लगा दो। ये 33 वाला लग गया। क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाओ। 24 में चलते हैं, सॉरी 23 होगा, क्वेश्चन नंबर 23 होगा। 23 में क्या लगाना? आप यहाँ लगाओगे। ठीक है, यहाँ पे वर्ड क्या है? तो इससे क्या होगा? कंसिस्टेंसी से क्या होगा? यू विल नॉट ओनली बिल्ड एक्सपर्टाइज इन दैट एरिया, आप उस एरिया में, उस क्षेत्र में ना केवल एक्सपर्ट हो जाएंगे, बल्कि आल्सो गेन अ बेटर डैश ऑफ इट, उससे आपको एक बेटर क्या चीज़ मिलेगी? अब आपको बेटर क्या मिलेगा? कंप्रिहेंशन मिलेगा, या डिसीजन मिलेगा, या इग्नोरेंस मिलेगा, या स्ट्रेंजमेंट मिलेगा। तो यहाँ जाओ, ये क्या लिखा है? दिस इनहैंस्ड कंप्रिहेंशन
ठीक, आगे इसी में देख लो, इसी में क्या लिखा हुआ, इसी में थोड़ा सा आगे लिखा हुआ है दिस इनहैंस्ड कॉम्प्रिहेंशन। तो यही कॉम्प्रिहेंशन यहाँ 33 नंबर पे लगा क्यों नहीं लेते, जब उसी के लिए दिस इनहैंस्ड कॉम्प्रिहेंशन दिया है तो लगाओ यहीं पर, ठीक, समझिए ना। तो ये लगा लो दिस इनहैंस्ड कॉम्प्रिहेंशन, फिर अब ये सब के लगाने की कोई ज़रूरत नहीं रह गई। आगे आ जाओ 24 पे, तो 24 में क्या लगाना, यहाँ आ जाओ, यहाँ क्या लिखा है कि दिस इनहैंस्ड कॉम्प्रिहेंशन इज डैश। तो ये जो इनहैंस्ड कॉम्प्रिहेंशन है वो क्या हो जाती है आपकी, वो डिस्ट्रक्टिबल है, क्या है, डिस्ट्रक्टिबल होगी यार, फ्लक्चुएटिंग होगी, नहीं क्रेडिबल होगी, भरोसेबल या फीसिबल। तो फीसिबल का मतलब क्या होता है, फीसिबल मतलब होता है जिसको हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और क्रेडिबल का मतलब जिस पर भरोसा कर सकते हैं। तो क्रेडिबल भी ठीक है, लेकिन यहाँ फीसिबल उससे ज़्यादा ठीक है। मतलब ये जो हम कंसिस्टेंसी के साथ जो चीज़ हम करते हैं उससे जो हमें कम्प्रिहेंशन आ जाता है, जो समझ बढ़ जाती है, उसको हम लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, अपने लाइफ में लागू कर सकते हैं। तो लागू करने वाला ऑप्शन जो है वो ज़्यादा सूटेबल है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, एज अ रिजल्ट इसका नतीजा क्या होगा कि कंसिस्टेंसी इज़ द डैश। तो कंसिस्टेंसी क्या हो जाएगी, कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ है दैट अलाउज एनीवन टू कंसिस्टेंटली पुट इन द एफर्ट। तो एक ऐसी क्या चीज़ है, वो एक इंस्ट्रूमेंट है या वो एक ऑपरेटर्स है या रेजिस्टेंस है या यूटेंसिल है। यूटेंसिल बर्तन तो है नहीं ना, रेजिस्टेंस है, ठीक है, ऑपरेटर्स नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है। कंसिस्टेंसी कॉम्प्रिहेंशन जो होता है, सॉरी इन्होंने कहा कंसिस्टेंसी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमको कंसिस्टेंटली एफर्ट करने के लिए अलाउ करता है। तो ये हो गया आपके सेट नंबर 36 के भी 25 क्वेश्चन, ठीक है। अब आपके बचे हैं केवल 100 क्वेश्चन, मतलब हम कितने क्वेश्चन कर चुके हैं, 900 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो ये सेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है, ठीक है। आज वाला सेशन थोड़ा सा कुछ वर्ड्स एडवांस कर दिया था इन्होंने, वरना तो क्रूज रोज का ठीक ही जाता है। अब इधर जब लास्ट में आओगे तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ा हुआ लगेगा, ठीक है, पेपर का, ठीक है। शुरुआत में थोड़ा हल्का रहता है, बाद में थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, आप देखिए मेरे साथ और तैयार करिए। तो ये वाला सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। एक दिन का बचा है आप लोग के पास, 13 दिसंबर वाला, 4 सेट इसके भी हो जाएंगे, फिर आपके 40 सेट पूरे हो जाएंगे, ठीक है। तो वेट करिए, जल्दी ही आपको मिलने वाले हैं नेक्स्ट सेट। आप इस सेशन को ही वाइंड अप करते हैं, फिर तैयार करते हैं हम अगले वाले सेट के बारे में, और इसके बाद आप तैयार रहिएगा CHSL के लिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।